कैसे माना जाए कि प्रशांत किशोर जी का कर देंगे, क्योंकि देखा जाए तो नीतीश कुमार के साथ भी प्रशांत किशोर जी रह चुके हैं, राज्यसभा भी गए थे, उस समय आवाज़ प्रशांत किशोर जी क्यों नहीं उठा पाए? हाँ, ये बात सही है कि प्रशांत किशोर जी, लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो खुले मन से आज भी कहते हैं कि आप हम पर यकीन कैसे करेंगे। अच्छा, अब दावे के साथ कहते हैं प्रशांत जी सीएम बनते हैं बिहार के, अगर वादे पूरा नहीं करते हैं तो आप अगले बार उनके समर्थन में नहीं रहिएगा। सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर जी ने पहले ही कह दिया है कि ये बहुत जल्दबाजी में और कम समय में तो सारे वादे पूरे नहीं किए जा सकते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु कुमार और इस वक्त हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन स्वराज के नेता और ओबरा विधानसभा से संभावित प्रत्याशी अजीत कुमार जी से बातचीत करेंगे कि आप ओबरा विधानसभा से माना जा रहा है कि संभावित प्रत्याशी हैं, क्योंकि आप जब प्रशांत किशोर जी औरंगाबाद के नवीनगर विधानसभा के यानी बारून में आए थे सीरीज में, वहाँ पे माला का जो घेरा होता है, जो नेताओं का स्वागत किया जाता है, उस घेरे में आप भी नजर आ रहे थे, तो क्या माना जाए कि संभावित प्रत्याशी अजीत कुमार ही होंगे ओबरा विधानसभा का जन स्वराज से? ऐसी कोई बात नहीं है। अक्सर किसी भी मंच पर जब प्रशांत किशोर जी आते हैं तो जो भी उनके स्वागत में वहाँ जो लोग रहते हैं उनके इत्तेफाक से तस्वीर आ जाती है। ऐसे उनसे 2-4 बार हम पहले भी मिल चुके हैं और अच्छी एक दोनों के बीच समन्वय भी रहा है। और अक्सर अगर देखा जाए कि ऐसे वक्त पर प्रशांत किशोर जी का ना उनका इतना व्यस्त समय होता है कि वे मंच पर बहुत अधिक लोगों से बातचीत भी नहीं कर पाते हैं और समय नहीं निकाल पाते हैं। माना जाए कि ओबरा विधानसभा या फिर देखा जाए तो प्रशांत किशोर जी के आने से, जन स्वराज पार्टी के आने से बिहार में क्या लगता है किस पार्टी पर प्रभाव पड़ रहा है, एनडीए या इंडिया? और सचमुच कहा जाए तो आज के पहले बिहार में विशेषकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को इस तरह की साठगांठ होती थी कि कोई उन लोगों को चिंता ही नहीं रहती थी कि दोनों में कौन जीतेंगे, सरकार किसी न किसी रूप में अपना बनता रहेगा। लेकिन जब से प्रशांत किशोर जी आए हैं और विशेषकर खासकर जो मुद्दे लेकर आए हैं, इन मुद्दों पर उन लोगों को चिंता और अधिक बढ़ गई है। जैसे मान लीजिए शिक्षा हो गया, बेहतर स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया, जो पलायन की समस्या है उसको प्रशांत किशोर जी कैसे दूर करेंगे, महिलाओं को 4% कम ब्याज पर ऋण देने की उन्होंने बात कहा है, बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए उन्होंने प्रबंध करने की बात बोली है, किसानों के संबंध में भी काफ़ी उन्होंने योजनाएं तय की है। तो इस सारी चीज़ों को सोचकर जो सत्ता पक्ष और विपक्ष पहले इसका जिक्र भी नहीं करते थे और सारे के सारे जो नीति निर्णय और विचारधारा जो प्रशांत किशोर जी के हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इसको हाईजैक कर लिया और हर जगह उन लोग भी अब जाते हैं तो बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्लान, लेकिन सर के बारे में बात। लेकिन नीतीश कुमार जी जीविका दीदी को 10-10 हज़ार रुपये देने के ऐलान कर चुके हैं। हर लोगों को जितना जीविका से समूह से गाँव ग्रामीण छोटे छोटे जातियों में हर गरीब वंचित लोग जुड़े हुए हैं, तो 10-10 हज़ार रुपये दे रहा है। तो क्या लगता है नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम तो माना जाए, लेकिन एक तरह से ये चुनावी वर्ष है, इसको लोक लुभावन ही घोषणा कहा जाएगा। अगर मतलब पैसे पे वोट दिए जा रहे हैं। अगर होता कि सचमुच हमें एक सार्थक एक प्रयास करना है जीविका दीदी के लिए, अन्य किसी भी क्षेत्र में नौकरी रोजगार वगैरह देने में, किसान को देने में, बिजली का जो 125 यूनिट जो इन्होंने फ्री किया, तो इस सत्ता में आने के बाद अगर इस योजना को लागू करते तो अब तक जो ये अंतिम जो 5 वर्ष आते आते काफ़ी विकास हो जाता, काफ़ी लोगों को राहत और सुविधाएं मिल जाती। अब ये जाते जाते एक योजना दे रहा है कि अगर हम जीत गए तो ठीक है, इसको किसी तरह ढोएंगे, नहीं भी जीत गए तो जो आने वाला जो जन स्वराज होगा या अन्य कोई महागठबंधन होगा उसको पूरा करना होगा। ठीक ऐसे ही जब डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी सरकार शायद उनकी बनेगी या अगली बार नहीं बनेगी तो उन्होंने 5 किलो राशन गरीब को देने के लिए ऐलान कर दिया, लेकिन आज तक लागू किया। कैसे विश्वास किया जाए कि जैसे नरेंद्र मोदी जी आए 2014 में, उन्होंने 15 लाख देने की बात कही, प्रशांत किशोर जी ऐसे ही बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लोगों को जाकर समझा रहे हैं कि मेरे भाई सरकार लाओ, हम आपको नौकरी देंगे, पलायन खत्म करेंगे, रोजगार देंगे, आपको लोन में 4% की वृद्धि देंगे। तो कैसे माना जाए कि प्रशांत किशोर जी का कर देंगे, क्योंकि देखा जाए तो नीतीश कुमार के साथ भी प्रशांत किशोर जी रह चुके हैं,
राज्यसभा भी गए थे, उस समय आवाज़ प्रशांत किशोर जी क्यों नहीं उठा पाए? हाँ, ये बात सही है कि प्रशांत किशोर जी, लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो खुले मन से आज भी कहते हैं कि आप हम पर यकीन कैसे करेंगे, क्योंकि चुनाव के समय में अक्सर जितने भी राजनीतिक दल के जो नेता हैं या सब लोग वादे करते हैं। नेतृत्व है, सब लोग वादे करते हैं। इसलिए एक बार हम पर यकीन करके देखिए, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। ऐसे ये बात सही है कि जितने नेता आते हैं सारे बोलते हैं, प्रशांत किशोर जी खुद इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि सिर्फ एक बार अब बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए। अच्छा, अब दावे के साथ कहते हैं प्रशांत जी सीएम बनते हैं बिहार के, अगर वादे पूरा नहीं करते हैं तो आप अगले बार उनके समर्थन में नहीं रहिएगा? सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर जी ने पहले ही कह दिया है कि ये बहुत जल्दबाजी में और कम समय में तो सारे वादे पूरे नहीं किए जा सकते, कम से कम इसमें कुछ समय चाहिए। तो जितना मैंने एक बार जीतने के बाद नहीं होगा 5 साल में? 5 वर्ष में पूरे अगर सपने अगर इस तरह के पूरे होते तो आज तक आज़ादी के 78 वर्ष के बाद भी गरीबी हटाओ, अशिक्षा, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार आखिर क्यों रह गया? तो प्रशांत किशोर जी ठीक है, बहुत अथक प्रयास करके इसको पटरी पर लाने का जो 5 वर्ष जो इनकी सरकार अगर इस बार 2025 में बनती है तो सारे चीज़ों को जितनी इनकी घोषणा है उसको एक पटरी पर लाने का कोशिश करेंगे, ज़मीन पर इसके उतारेंगे और आगे अगर 5 वर्ष अगर इसको मिलता है तो आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। इसलिए कि कह देना आसान है और सारी चीज़ों को पूरा करना आसान नहीं है। प्रशांत किशोर जी स्वयं भी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन सुराज के संभावित प्रत्याशी अजीत कुमार जी थे। इन्होंने बताया कि बिहार में अगर बदहाली यानी गरीबी दूर करना है तो आपको उसमें समय लगता है और प्रशांत जी के लिए जनता समय देगी तो बिहार में जरूर बदलेगी। जुड़े रहे मगध लाइव के साथ। धन्यवाद।